हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की। जो प्रपोर्शन है लोगों का अलग अलग कंट्रीज में जो कि बहुत ज्यादा आर्थिक गरीबी के उसमें जी रहे हैं, जैसा कि वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि वो उनको जो है एक तरह से ये मान के चले कि $1.90 पर डे एक आदमी के को एक तरह से मिल पा रहा है या उससे भी कम। उसमें कमी आई है 36%, जो कि 1990 में था, अब उसमें 10% तक रह गया है 2015 तक आते आते। कहने को ग्लोबल पॉवर्टी में काफी हद तक कमी आई है। तो ये किससे हम मार्क कर रहे हैं? जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से। अब चाइना की अगर बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, वहां पॉवर्टी में कमी क्यों आई है? क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। जो गरीब लोग थे चाइना के अंदर, उसमें कमी आई है 88.3%, जो 1981 में था, अब वो सिर्फ 14.7% में रह गया है 2008 में, और अब 2015 तक आते आते सिर्फ 0.7% बचा है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया की, आपकी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ भी जो कमी आई है वो भी इसी तेजी की वजह से आई है। पहले 34% था 2005 में, जो कि अब 16.2% रह गया है 2013 तक। जैसे जैसे परसेंटेज में कमी आ रही है पुअर के, जो नंबर ऑफ पुअर हैं उनमें भी कमी आनी शुरू हो गई है। जैसे पहले 510.4 मिलियन थे जो कि 2005 में, अब वो सिर्फ 274.5 मिलियन रह गए 2013 तक आते आते। पॉवर्टी लाइन की ये जो डेफिनेशन है ये अलग अलग है, इस वजह से जो पॉवर्टी इंडिया में है वो ज्यादा दिखाई गई है नेशनल एस्टिमेट के हिसाब से, या उनके मुकाबले ज्यादा दिखाई गई है। सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो पॉवर्टी जो है वहां पर डिक्लाइन हुई है। 51% जो थी 2005 में, वो 41% रह गई है 2015 तक। उसी तरीके से लैटिन अमेरिका में जो रेशियो था पॉवर्टी का, उसमें कमी आई है। 10% था 2005 में, अब जो 4% रह गया है 2015 तक। इसी तरह से पॉवर्टी कुछ पहले के जो सोशलिस्ट कंट्रीज थे जैसे रशिया, जहां पर वो पहले थी ही नहीं। अब टेबल 3.2 जो है वो बताती है कि जो लोग हैं अंडर पॉवर्टी अलग अलग कंट्रीज में, जैसा कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन द्वारा बताया गया है, सब डिफाइन किया गया है कि पॉपुलेशन बिलो जिनको $1.90 पर डे के हिसाब से भी कम पैसे मिलते हैं। तो जो नए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो प्रपोज ये करता है कि 2030 तक आते आते जो पॉवर्टी है हर तरह की वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पॉवर्टी के कारण क्या क्या है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज्यादा फैली हुई है। एक ऐतिहासिक रीजन जो हम कह सकते हैं, या हमारा पहले का जो रीजन चला आ रहा है, वो है बहुत कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, या बहुत ही कम लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जब ब्रिटिश का कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे। जो भी नीतियां कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई, उससे हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो बर्बाद हो गया, या उन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रीज थी टेक्सटाइल्स जैसी, उनके डेवलपमेंट को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया। जो लो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 1980s तक जो है चलता रहा। इससे क्या हुआ, बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, और जो रेट ऑफ इनकम था उसकी भी ग्रोथ में बहुत ज्यादा कमी थी। साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो गया। तो ये दोनों ने मिलकर जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम का, वो बहुत कम कर दिया। दूसरा, दोनों ही फ्रंट्स पर फेल होना, इकोनॉमिक ग्रोथ वो उसका बढ़ना और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये जो है नहीं हो पाना, इससे क्या हुआ, जो पॉवर्टी की साइकिल है वो ज्यादा बढ़ गई हमारे यहाँ। जब से इरिगेशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट हुई, पर अब इनके जो इफेक्ट्स थे वो कुछ ही पार्ट तक इंडिया के में सीमित थे। अब इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की हो, वो कुछ जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, पर ये इतनी ही जॉब्स नहीं है कि जितने भी जॉब ढूंढने वाले हैं सबको मौका मिल जाए। सही जॉब मिलना सिटी के अंदर ना मिल पाने के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो जो हैं रिक्शा चलाने वाले बन गए, वेंडर्स बन गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन गए, या डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए।
एक तो छोटी सी इनकम, वो भी इरेगुलर। ये लोग जो हैं इतनी महंगी हाउसिंग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो लोग जो है झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए शहर के बाहर। और ये जो प्रॉब्लम्स थी पॉवर्टी की, खास तौर से जो रूरल फिनोमिनन की हैं, ये एक तरह से अर्बन सेक्टर का मुख्य फीचर बन गया। एक और फीचर जो हाई पॉवर्टी रेट्स का है वो है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, यानी जो इनकम होती है उसमें भी बराबरी या समानता नहीं होना। सबसे बड़ा कारण जो है वो इसका ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का और बाकी सारे रिसोर्सेज का। कई सारी नीतियां आई लेकिन तब भी हम इस इशू को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज जैसे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे लैंड रिफॉर्म किया गया जिसमें दोबारा से जो भी एसेट्स है रूरल एरियाज का उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और असरदार उनका वो नहीं रहा। कई स्टेट्स गवर्नमेंट द्वारा अगर उनके कदम को उठाया भी गया तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। अब क्योंकि लैंड रिसोर्सेज में कमी थी, इसी वजह से ये मेजर कॉज बना पॉवर्टी का इंडिया के अंदर। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना पॉलिसी का। अगर यहीं पर सही तरीके से जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो इम्प्लीमेंट करी जाती तो शायद लाखों गरीब लोग जो रूरल एरिया के हैं वो आज सही और बेहतर जिंदगी जी रहे होते। इसके अलावा और भी बहुत से सोशो कल्चरल या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार हैं। अब जैसे सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए या रिलीजियस सेरेमनीज को करने के लिए लोग जो इंडिया के अंदर हैं, चाहे वो पुअर ही क्यों ना हो, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं उन्हें पैसा चाहिए कि वो जो एग्रीकल्चर में चीज़ें लगाने के लिए चाहिए होती है, जैसे बीज हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनके लिए पैसा चाहिए। अब गरीब लोगों की अपनी कोई सेविंग्स तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं। अब गरीब है इसलिए वो उधार चुका नहीं पाते, तो वो जो है कर्जे में डूब जाते हैं। तो ये जो कर्जा इतना बढ़ जाता है यही मेन कारण है और पॉवर्टी का कह सकते हैं आप असर है। अब बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स की। पॉवर्टी को हटाना, गरीबी को हटाना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का। जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी लगाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरी तरह से दो प्लैंक्स पर बेस्ड है। एक, इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए जाए। पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें, यानी कि अर्ली 80s की तक की बात करें, बहुत कम पर कैपिटा इनकम ग्रोथ थी और जो रिडक्शन था पॉवर्टी में वो बहुत कम हो रहा था। जो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट हैं वो लगभग 45% के थे 1950s में और वो वैसे ही रहे अर्ली 80s तक। अब क्योंकि 80s के बाद जो है इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे तेजी से हुई दुनिया में। जो ग्रोथ रेट था वो जंप किया लगभग 3.5% एक साल के अंदर 1970s से वो पहुंच गया 6% 1980s और 1990s के दौरान। जो ज्यादा हाई ग्रोथ रेट्स आए उसने काफी मदद की पॉवर्टी को कम करने में। तो ये बात बिल्कुल साफ होती है कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मौके देती है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है जो कि जरूरी है किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, स्कूल भेजें, क्योंकि वहां उसको एक तरह से अगर वो स्कूल भेजेंगे तो उनको आगे चल के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इकोनॉमिकली अगर वो अपने पैसे को एजुकेशन में लगाते हैं। मतलब अगर आप बच्चे को पढ़ाओ लिखाओगे तो फ्यूचर में जाके आपको इसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कहने को जो गरीब है वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं उठा सकता जो अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ से क्रिएट की जा रही हैं। जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं और पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। ऐसे हालात में एक बहुत ज्यादा जरूरत है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की। कहने को बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि चलाई जा रही हैं ताकि पॉवर्टी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़े, जिसमें से हम कुछ आपको नाम बता दें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसका मुख्य एम क्या है कि 100 दिन का रोजगार या जो क्या कहते हैं वेतन है वो हर परिवार को दिया जाए ताकि उसकी जो जीविका है गांव में वो चलती रहे। साथ ही साथ इसका एक एम और भी है कि
जो सूखा पड़ जाता है या डिफॉरेस्टेशन हो जाता है या सॉइल इरोशन हो जाता है, उस टाइम पर भी इनको थोड़ी सी राहत मिल सके। 1/3 जो प्रपोज जॉब्स के हैं उनको रिजर्व रखा जाए विमेन के लिए। अब ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लगभग 220 करोड़ लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट देती है। मतलब 220 करोड़ पर्सन जो डेज है एम्प्लॉयमेंट के वो देती है, लगभग 4.78 करोड़ परिवार जो है उनके लिए। अब जो शेयर है SC ST या विमेन पर्सन का जो डेज का स्कीम के अंदर वो 23% है, 17% है और 53% है। एवरेज वेज जो रखा गया है वो 65 था पहले 2006-07 में, जो कि अब 132 हो गया है 13-14 तक आते आते। रिसेंटली अभी मार्च 2018 में जो वेज रेट था अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स जो होते हैं उनके लिए उसको रिवाइज किया गया है स्टेट वाइज। और जो रेंज था वेज रेट का, मतलब रेंज उसका जो था वेज रेट का, वेतन का जो रेट था वो अलग अलग स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए वो लगभग होता है 281 पर डे, जो कि वर्कर्स है हरियाणा में उनके लिए, से लेके 168 पर डे उन वर्कर्स के लिए जो बिहार या झारखंड में है। फिर दूसरी आई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये एक और स्कीम है जिसको स्टार्ट किया गया था 1993 में। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं पर बेरोजगार हैं गांव के इलाकों में या छोटे छोटे टाउन्स में। उनको मदद पहुंचाई जा रही है कि वो जो है छोटे छोटे बिजनेस खोल सकें या इंडस्ट्री लगा सकें। एक और है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। अब एम जो इस प्रोग्राम का था वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना गांव के इलाकों में या छोटे शहरों में। टारगेट लगभग 25 लाख न्यू जॉब्स जो हैं उसको सेट किया गया था इस प्रोग्राम के अंडर, जो कि आता है 10th 5 ईयर प्लान के। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको लॉन्च किया गया 1999 में। इस प्रोग्राम का मेन एम ये है कि जो गरीब परिवार हैं पॉवर्टी लाइन से ऊपर, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में, जहां पर बैंक क्रेडिट की मदद से और गवर्नमेंट सब्सिडी की मदद से इनको ऑर्गेनाइज किया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है, जो कि लॉन्च करी गई 2000 में, इससे सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी, केंद्र के द्वारा सहायता दी जाएगी स्टेट्स को बेसिक सर्विसेज के लिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है, रूरल शेल्टर हो गया, रूरल ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या गांव में बिजली पहुंचाना। एक और स्कीम थी अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में आप लोग जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इन प्रोग्राम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी मिक्स्ड हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? कम इफेक्टिवनेस होना, क्योंकि सही तरीके से टारगेट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की कमी होने की वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो मिक्स्ड आ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी स्कीम्स ओवरलैप हो रही हैं। इरादे अच्छे हैं, बेनिफिट इन स्कीम्स के पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे जो गरीब लोगों को इनकी जरूरत है। इसीलिए कुछ सालों में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से जितने भी ये प्रॉपर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं इनको सही तरीके से मॉनिटर किया जाए। फिर आता है चैलेंजेस अहेड। पॉवर्टी जो है वाकई में उसमें कमी आई है इंडिया के अंदर। जो प्रोग्रेस हुई भी है उसके बावजूद भी पॉवर्टी जो है उसके जो रिडक्शन है वो सबसे बड़ा चैलेंज है आज भी इंडिया के लिए, क्योंकि पॉवर्टी में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं जो कि विजिबल हैं रूरल और अर्बन एरियाज में या अलग अलग स्टेट्स में। कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के। अब पॉवर्टी रिडक्शन जो है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है प्रोग्रेस करेंगे अगले आने वाले, जैसे कहना चाहिए ना, अगर पॉवर्टी रिडक्शन होगा वो उसमें बढ़ोतरी होगी आने वाले 10 साल या 15 सालों में, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। स्ट्रेस जो है हम यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पर देंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आएगी, वुमेन को थोड़ा सा और एम्पावरमेंट किया जाएगा उनका, यानी उनको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा उनका रोल प्ले कराया जाएगा, उनको जो है चीज़ों में मौका दिया जाएगा, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा, तभी जो है पॉवर्टी रिडक्शन में कमी आएगी। तो जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो खाली एक लिमिटेड पार्ट जो है उसको कवर करती है कि वो जो पॉवर्टी है उसका असली मतलब क्या है लोगों के लिए।
कहने को ये एक मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल है, रहने का बजाय एक रीजनेबल रहने लेवल होना रहने का। हम बस जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास बिना कारण के हमारे पास कोई कुछ नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन हम जिंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये इस बात की वकालत करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए ह्यूमन पॉवर्टी में। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को खुद मतलब अपना भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास एजुकेशन है, या घर है, या हेल्थ केयर है, या फिर जॉब सिक्योरिटी है, या खुद में आत्मविश्वास है? क्या वो कास्ट या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे फ्री है? आज भी जो चाइल्ड लेबर है उसकी प्रैक्टिस अभी भी चालू है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस बताता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेफिनेशन पॉवर्टी की है वो भी बदल रही है। पॉवर्टी को खत्म करना हमेशा एक टारगेट रहा है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम लोगों को एक मिनिमम जो कहते हैं नेसेसरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर पाएँ, चाहे वो इनकम के टर्म्स में हो, लोगों को हम पहुंचा पाएँ इस जो आने वाला दशक है इसके अंत तक। लेकिन ये जो टारगेट है ये मूव करता रहेगा और बड़े बड़े चैलेंजेस के लिए जो अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी हर एक के लिए, जेंडर इक्वालिटी अचीव करना, या फिर जो पुअर है उसकी डिग्निटी की बात करना, ये सब भी जो है बहुत बड़े बड़े टास्क हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।